हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। जो भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है उनके लिए नए राजस्थान जीके लेके आए हैं। बिल्कुल नए पैटर्न के अनुसार राजस्थान जीके लेके आए हैं दोस्तों। इसमें जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का 19 सितंबर को पेपर हुआ, उसमें हूबहू ऐसे ही प्रश्न छपेंगे दोस्तों। इन प्रश्नों को रट लेना दोस्तों, आप रटकर जाना, आपको हूबहू ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। आपको हमारी क्लास से आपको प्रश्नों को मिलान कर लेना दोस्तों, हूबहू ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। अब की बार प्रश्न यहीं से छपेंगे दोस्तों। आप वीडियो को देखना और वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। राजस्थान जीके के 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, जिसमें राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। राजस्थान जीके के 50 प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। 19 सितंबर वाला पेपर समझ लो, 19 सितंबर वाला पेपर है। वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी भाई बहन आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, आपके भाई बहन हैं, उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे क्या है वो भी अपना प्रिपरेशन कर सकें, अपनी अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। आप हमें ज़रूर बताएं कि आप इस पेपर में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, कितने गलत हैं, कितनी सही हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण PDF और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन को रट के जाना है दोस्तों। यह प्रश्न रट लो, समझो आपकी नौकरी पक्की है, आपको 100% नौकरी मिलेगी दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों को रट लेंगे। तो रट लो, बार बार रटो दोस्तों। तो आ रहा है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न आ रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों में सम्मिलित नदी है। राजस्थान में जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं उनमें सम्मिलित नदी पूछी है दोस्तों। माही नदी, पश्चिमी बनास नदी, मेंथा नदी, लूनी नदी। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, मेंथा नदी। मेंथा नदी है वो आपकी आंतरिक प्रवाह की नदी है, बाकी सभी हैं वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। आंतरिक प्रवाह की नदी होती हैं वो आपकी कांतली नदी होती है, कांकरी नदी होती है, घग्गर है, मेंथा है, बांडी है, रूपनगढ़ है, ये सभी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उम्मेदगंज पश्चिम बिहार संरक्षित क्षेत्र राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो उम्मेदगंज पश्चिम बिहार है वो आपका पाली, नागौर, झालावाड़, कोटा। तो उम्मेदगंज पश्चिम बिहार है वो आपका स्थित है, वो है आपका कोटा में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, यही प्रश्न आपको हुआ ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झीलें उदयपुर में स्थित हैं। फतेह सागर, पिछोला, गैब सागर, उदय सागर। आपको बताना है दोस्तों कूट में से सही दे। तो जो उदयपुर में स्थित झीलें हैं वो हैं आपकी फतेह सागर झील उदयपुर में है, पिछोला झील उदयपुर में है और उदय सागर झील उदयपुर में। लेकिन गैब सागर झील है वो उदयपुर में नहीं, गैब सागर है वो डूंगरपुर में है। तो A, B और D, A, B, D आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के पाली जिले के दक्षिणी भाग को किस उपनाम से जाना जाता है। सीकावाटी, तोरावाटी, बागड़, गौड़वाड़। तो राजस्थान के पाली जिले के दक्षिणी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है दोस्तों, राजस्थान का जिस नाम से जाना जाता है वो आपका गौड़वाड़ प्रदेश। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। गौड़वाड़ प्रदेश पाली जिले का दक्षिणी भाग होता है। तो
आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश में अरब सागरी मानसून से वर्षा नहीं होने का उत्तरदायी कारण नहीं है। अरावली की गिद्ध की स्थिति, महाद्वीपीयता, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा, इसमें आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, भूमध्य सागर में, बाल्टिक सागर में। तो राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती है उस विक्षोभ के कारण होती है, वो होती है आपकी राजस्थान में भूमध्य सागरीय विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी के अफवाह स्वरूप का निर्माण करती हैं? चंबल, पार्वती, बाणगंगा, उपरोक्त सभी। तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह स्वरूप का निर्माण करती हैं वो नदियाँ हैं आपकी चंबल है, पार्वती है, बाणगंगा है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, फौज सागर झील राज्य के कौन से जिले में स्थित है? अजमेर, जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। तो फौज सागर झील है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में, सिरोही में, बूंदी में, अलवर में। तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है वो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन डी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है वो आपका बूंदी जिले में है। आपका अगला सवाल है, लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग जो जालौर बालोतरा के मध्य है वो किस नाम से जाना जाता है? मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से, जरगा के नाम से, ऊपरमाल के नाम से, तारागढ़ के नाम से। तो लूनी बेसिन का जो मध्यवर्ती घाटी भाग है जो जालौर बालोतरा के मध्य है उस भाग को उस नाम से जाना जाता है वो है आपका मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के कुछ भागों में शीतकाल में होने वाली वर्षा का कारण है? दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, शीतलहर, उपरोक्त सभी। तो राजस्थान के कुछ भागों में शीतकाल में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है वो है आपका मुख्य कारण पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। मावट कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं दोस्तों? मावट कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, आपके लिए वहू छपने वाले क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। ऐसा ही पेपर आपको 19 सितंबर को ऐसा ही पेपर मिलेगा, देख लेना दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित हैं? गिरवा पहाड़ियाँ, ईसराना भाकर पहाड़ियाँ, रोजा भाकर पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। तो जो मध्य अरावली में स्थित पहाड़ियाँ हैं वो हैं आपकी मध्य अरावली में स्थित पहाड़ियाँ हैं वो हैं आपकी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में है, मध्य अरावली है जो अजमेर में फैली हुई है जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? बनास बेसिन, चंबल बेसिन, घग्गर बेसिन, छप्पन बेसिन। तो पूर्वी मैदानी भाग प्रदेश का भाग नहीं है वो नहीं है आपका ऑप्शन सी घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन है वो आपका पूर्वी मैदानी भाग का भाग नहीं है, पूर्वी हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। बाकी के सभी हैं बनास बेसिन, चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी भी छोटे स्थान की अल्पकाल की वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं मौसम, ऋतु, जलवायु, वायुदाब। किसी भी छोटे स्थान की अल्पकाल की वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं वो कहते हैं आपको मौसम कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप देखना आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों। लास्ट में अभी तो आपके प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कुल कितने किलोमीटर
सीमा हैं 1070, 1050, 1000, 1090। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ, वो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो है आपकी 1070 किलोमीटर है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 1070 किलोमीटर है, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, भीखाभाई सागवाड़ परियोजना किस नदी पर है? माही, बनास, चंबल, पार्वती। तो भीखाभाई सागवाड़ परियोजना है वो आपकी है माही नदी पर बनी हुई परियोजना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में आरटीसी की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1962 को, 1 अक्टूबर 1963 को, 1 अक्टूबर 1964 को, 1 अक्टूबर 1965 को। तो आरटीसी की स्थापना की गई थी वो आपकी की गई थी, आरटीसी की स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। निम्न में से कौन सी खान सीसा जस्ता से संबंधित नहीं है? रामपुरा अगूचा, चौथ का बड़वारा, गुड़ा किशोरीदास, झामर कोटड़ा। तो सीसा जस्ता से संबंधित नहीं है, वो नहीं है आपकी झामर कोटदास खान है, वो आपकी सीसा जस्ता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। झामर कोटदा है वो आपकी रॉक पासवेट से संबंधित है, ये रॉक पासवेट से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, जयसवंत झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो जयसवंत झील है वो आपकी उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 64.4, 72.2, 75.10, 86.56। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है वो है आपका 75.10। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 75.10 है वो ग्रामीण जनसंख्या अनुपात है। आपका अगला सवाल है, किस युद्ध को काला गोरा युद्ध भी कहा जाता है? चैलवासा का युद्ध, ग्रीष्मेल का युद्ध, चंदावर का युद्ध, पिथौरा का युद्ध। दोस्तों प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं दे रखी हैं तो आपको क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। तो चैलवासा का युद्ध है उसको काला गोरों का युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चैलवासा का युद्ध है वो 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। 18 सितंबर 1857 को हुआ था, चैलवासा का युद्ध हुआ था। 18 सितंबर 1857 को ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुआ था। मैगमोसन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेज सेनानी के बीच हुआ था चैलवासा का युद्ध, जिसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। ग्रीष्मेल का युद्ध हुआ था वो आपका 5 जनवरी 1544 को हुआ था, पाली में हुआ था। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। चंदावर का युद्ध हुआ था वो आपका 1194 में हुआ था, जयचंद राठौर और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। सारंगपुर का युद्ध हुआ था वो 1437 में हुआ था, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ था। ये प्रमुख युद्ध थे दोस्तों। आपका अगला सवाल है, मुगल बादशाह जहांगीर ने किस शासक को दल थम्मन या दल खम्मन की उपाधि दी थी? तो दल खम्मन की उपाधि दी थी महाराजा सूरज सिंह, महाराजा अमर सिंह, महाराजा गज सिंह, प्रथम महाराजा चंद सिंह। तो दल थम्मन या दल खम्मन की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी आपको महाराजा गज सिंह को प्रथम को दी गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दल थम्मन का अर्थ होता है दूसरी सेना को रोकने वाला। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? कान्हा व्यास, महाराणा कुंभा, सुरमल मिश्रण, महाराज राम सिंह फर्स्ट, मोहन सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, जयानक, पृथ्वी सिंह चौहान। तो इसमें का सुमेलित नहीं है वो नहीं है आपका ऑप्शन सी, मोहनत रैण सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय नहीं है। मोहनत रैण सिंह हैं वो मारवाड़ के साथ जसवंत सिंह प्रथम के थे, द्वितीय में नहीं थे, प्रथम में थे। तो ऑप्शन सी इसमें गलत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। आपका अगला सवाल है, तुंगा का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था?
1787 में, 1761 में, 1857 में, 1733 में। तो तुंगा का युद्ध लड़ा गया था वो आपका जुलाई 1787 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 1787 में तुंगा का युद्ध लड़ा गया था जुलाई में। ये युद्ध मराठा की सेना और राजपूतों की सेना के मध्य लड़ा गया था। तुंगा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बरबंद का अभिलेख जो जहांगीर के शासनकाल का है को राज्य के कौन से जिले से प्राप्त किया गया था? अलवर से, भरतपुर से, सीकर से, अजमेर से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो बरबंद का अभिलेख है वो आपको प्राप्त किया गया था, वो आपका भरतपुर से प्राप्त किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वह ऐसे ही प्रश्न छपेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में। आपका एग्जाम है वो 10th लेवल का है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपकी एग्जाम में, देख लेना दोस्तों। पशु परिचर में, CET में ऐसे ही प्रश्न आए थे, आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। पटवारी के पेपर में भी ऐसे ही प्रश्न आए थे। आपका अगला सवाल है, चिरवा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर। तो चिरवा का अभिलेख है वो आपको प्राप्त हुआ है, वो हुआ है आपका उदयपुर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चिरवा का अभिलेख है वो 1273 ईस्वी का चिरवा गांव उदयपुर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजपूतों को शासकों की सिथियन शाखा से संबंधित माना है? कर्नल जयस्टोन ने, विंसेंट स्मिथ ने, कनिंघम ने, कोई नहीं। तो राजपूतों को शासकों की सिथियन शाखा से संबंधित माना है, वो माना है आपका कर्नल जयस्टोन ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गुर्जर प्रजा शासकों में प्रथम प्रत्यतंता शासक कौन था? नागभट्ट तुति, रामचंद्र भट्ट, महिर भोज, बसराज। तो गुर्जर प्रजा शासकों में प्रथम प्रत्यतंता शासक था वो था आपका मिहिर भोज था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जालौर के चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काननदेव, कीर्तिपाल, रामलुम्मा, गोविंदराज। तो जालौर के चौहान वंश की स्थापना की गई थी वो आपकी कीर्तिपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ में शामिल किए गए थे अलवर, भरतपुर, जोधपुर, करौली, अरवल, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अरवल, धौलपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो मत्स्य संघ में शामिल थे वो आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? बांसवाड़ा, खिजल्डी, जोधपुर, नौका, बीकानेर, मंडौर, जोधपुर। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है वो आपका खिजल्डी, जोधपुर में लगता है। वो खिजल्डी, जोधपुर में लगता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है दोस्तों। खिजल्डी गांव जोधपुर में लगता है। भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्र शुक्ल दशमी को होता है, जिस दिन तेया दशमी होती है उसी दिन खिजल्डी वृक्ष मेला लगता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दो बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाने वाला यंत्र कहलाता है? अलगोजा, भभंग, मुहावला, रूला। तो दो बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाता है वो यंत्र बनाया जाता है दोस्तों अलगोजा बनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सुशिर वाद्य यंत्र है दोस्तों, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। इसमें 7 छेद होते हैं दोस्तों। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है? फलसाड़ा, जला, पीपली, जुआ। तो विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है वो नहीं गाया जाता है दोस्तों पीपली। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए दोस्तों। सुमेलित करना है दोस्तों। कपिल मुनि का मेला लगता है, ग्रीष्म महोत्सव, सालासर बालाजी मेला, बरसरसी मेला, चिरू, सिरोही, बीकानेर, अलवर। तो ये मिलाने हैं दोस्तों। तो कपिल मुनि का लगता है कोलायत, बीकानेर में लगता है दोस्तों। ए का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ग्रीष्म महोत्सव लगता है दोस्तों सिरोही में लगता है दोस्तों। माउंट आबू सिरोही में लगता है। सालासर बालाजी है वो चिरू में लगता है। बरसरी अलवर में लगता है। आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 दे रखे हैं आपके कौन सा ऑप्शन में दे रखे हैं? 3, 2, 1, 4 दे रखे हैं ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? जवाई की प्रथम बार, ससुराल का आंगन पर, होली पर, बच्चे के जन्म पर, बसंत पंचमी पर। तो
कीलियो बोरियो जो नृत्य होता है वो आपका कीलियो बोरियो नृत्य किया जाता है, वो जवाई के प्रथम बार ससुराल के आने पर किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जब जमाई आता है तो प्रथम बार ससुराल पक्ष के द्वारा कीलियो बोरियो नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? फेणी, खीवड़ी, लाखड़ी, बेसरी। तो नाक का आभूषण नहीं है, वो नहीं है आपका लाखड़ी। लाखड़ी है वो नाक का आभूषण नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। लाखड़ी है वो कलाई का आभूषण है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ है उनकाश्मीर, पोखरण, परवसर, अमरकोट। तो बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ है वो उनकाश्मीर बाड़मेर में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल था, माता का नाम मैनादे था। समाधि है वो रूनचद जैसलमेर में, रामदेवरा जैसलमेर में मेला लगता है दोस्तों रामदेव जी का। रामदेव जी के गुरु थे वो बालीनाथ थे। आपका अगला सवाल है, किस संप्रदाय के साधु अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? जसनाथी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय और उनमें से कोई नहीं। तो जो अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं वो है आपका जसनाथी संप्रदाय। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जम्बेश्वर मेला आयोजित होता है दोस्तों आश्विन अमावस्या, कार्तिक अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या, ए और सी दोनों। तो जम्बेश्वर मेला जो आयोजित होता है दोस्तों, जम्बेश्वर मेला आयोजित होता है वो दोस्तों वो आपका आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को होता है। ए और सी, तो ए और सी दे रखे हैं आपके ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से शहर कोप्तागिरी कला के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अलवर और जयपुर, झालावाड़, चूरू। तो कोप्तागिरी के लिए प्रसिद्ध हैं वो हैं आपके कोप्तागिरी के लिए अलवर और जयपुर जिले प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कांग्रेस ने पहली बार वर्ष 1935 में भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी दोस्तों। आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला है आपका, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। ये भी सही है दोस्तों। ए और बी दोनों ही सही हैं दोस्तों, तो ए और बी दे रखे हैं आपके ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिए गए संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं दोस्तों? ये देखने हैं दोस्तों कौन कौन से कथन सही हैं 24वां संविधान संशोधन के तहत। तो संशोधन विधेयक सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक होता है वो सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्वाचित की नहीं लौटा सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया संसद की शक्ति निहित है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी सही हैं दोस्तों। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समितियों में शामिल है? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, उपरोक्त सभी। तो संसद की स्थायी समितियों में सम्मिलित हैं वो हैं आपकी लोक लेखा समिति है, प्राकलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी समितियां हैं वो आपकी स्थायी समितियों में आती हैं, संसदीयों में। आपका अगला सवाल है, राज्यपाल पदत्याग की स्थिति में त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, विधानसभा के अध्यक्ष को। तो विधानसभा का अध्यक्ष नहीं होगा दोस्तों, मुख्यमंत्री नहीं होगा दोस्तों, विधानसभा का अध्यक्ष नहीं होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का राज्यपाल, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो त्याग की स्थिति में त्यागपत्र संबोधित करता है, वो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करने अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है दोस्तों। मुख्यमंत्री के संदर्भ में कथन दे रखे हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री विधानसभा में विश्वास खो देता है तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है, नहीं दोस्तों।
मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है दोस्तों, वो राज्यपाल के प्रसाद पदेन पर रहता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत होता है, तब तक उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य की सिंचाई निधि पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन केवल बी सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती मीनाक्षी सुजा, श्रीमती अलका काला, श्रीमती कृष्णा भटनागर, श्रीमती कुशल सिंह। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी, वो थी आपकी श्रीमती कुशल सिंह। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये 1949 में राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी थी। प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी थी कुशल सिंह। आपका अगला सवाल है, राज्यपाल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त होती हैं? अनुच्छेद 167, 165, 153, 163। तो राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद होता है जिसमें स्वविवेक की शक्ति प्राप्त होती हैं, वो होती हैं आपको अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त होती हैं, स्वविवेक से काम करता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था? अजमेर, नागौर, सिरोही, जोधपुर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नागौर के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मुख्य निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में पंचायतों के लिए वित्त आयोग के लिए गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243I, 243Y, 243F, 243F। तो अनुच्छेदों में जो पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है, वो किया गया है, वित्त आयोग के गठन का प्रयोग किया गया है वो 243I में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। वित्त आयोग है वो 243I में दे रखा है दोस्तों पंचायतों के लिए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? मुख्यमंत्री की, जिला न्यायाधीशों की, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की। तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है, वो नहीं की जाती। तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, ये मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति की जाती है, सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही जवाब हो जाए, राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, कितने गलत हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों, आपके कितने आंसर सही गए हैं दोस्तों। आप इससे अपनी प्रिपरेशन जान सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अपनी तैयारी को जारी रखें दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी तैयारी को जारी रखें, हम ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।